सेना में इतना भय है कि कोई भी पहाड़ों में जाने के लिए तैयार है, वो बाहर नहीं आ रहा, हमें अंदर नहीं जाने दे। के अंदर तो वही जीतेगा जिनकी संख्या बहुत ज्यादा, और ज्यादा भी कितनी कि मुगलों की सेना 1 लाख, आपके पास सैनिक बचे हैं 22,000। जेठ राणो जी कब है बट उदयपुर, जेठ राणो जी कब है, अभी तक डायलॉग है ये। उदयपुर कहाँ है, जेठ राणो जी कब है। महाराणा प्रताप के बाद अगले राजा कौन बने, अमर सिंह। महाराणा प्रताप से भी बड़े योद्धा है। योद्धा के रूप में देखा जाए तो अमर सिंह की होड़ ही नहीं करे। मेवाड़ में जितने राजा हुए उनमें सिरमौर है अमर सिंह। अमर सिंह ने मुगलों के खिलाफ 17 युद्ध लड़े हैं, सारे जीते हैं। सिंगल के अंदर ही बंदा हारा नहीं, और भगा भगा के मारा है, वैसे युद्ध किए हुए इसके। ये जगन्नाथ कछवाहा 1608 में वापस लड़ने के लिए आया था, इतने बुरे मार के भगाया था कि भीलवाड़ा के मंडल के अंदर आके जाके देखो तो मुगलों की छतरियां छतरियां, सबको यही रख लिया था, एक कोई नहीं जाने दिया था। इतना भयंकर वाला आदमी हुआ था अमर सिंह। तो अमर सिंह एक खार खाया हुआ बंदा था कि महाराणा प्रताप को कभी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मेरा बेटा भी लड़ाई करेगा। इसलिए महाराणा प्रताप हमेशा डाउट करते रहते कि यार मेरे मरने के बाद में मेरा बेटा नहीं लड़ेगा, मेरे मरने के बाद में मुगलों के खिलाफ जो संघर्ष है वो क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाए। कोई हुआ यूं कि एक बार की अमर सिंह की वाइफ ने अमर सिंह को पूछ लिया कि ये लड़ाई कितने साल चलेगी, जब महाराणा प्रताप जिंदा थे उन दिनों में, कि कितने साल लड़ाई चलेगी, पहाड़ों में आगे बैठे हो, नाम है राणा जी, रहते हो पहाड़ों में, राणा जी महलों में भी तो रहने चाहिए, और हम कितने साल तक यहाँ इन पहाड़ों के अंदर बैठे रहेंगे। तो अमर सिंह ने कहा भाई जब तक पिताजी चाहेंगे, पिताजी जो ऑर्डर देंगे वो किया जाएगा। पिताजी ने कहा पहाड़ों में रहो तो पहाड़ों में, पिताजी ने कहा कि उदयपुर चलो तो कहां चलेंगे, उदयपुर, जब तक राणा जी कहेंगे तब तक रहना है अपने को। ये बात वाया मीडिया महाराणा प्रताप को पता चली कि अपनी बीननी ऐसी ऐसी बातें करती है कि भाई कितने दिन तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो महाराणा प्रताप को बड़ा अजीब लगा, और उनको लगा कि यार इसका मतलब मेरे मरते ही मेरा बेटा जो संघर्ष है वो क्या कर देगा। तो महाराणा प्रताप जब मर रहे थे तो उनके सांस नहीं निकल रहे थे, कि वो यूं तड़फ रहे लास्ट के अंदर एकदम। आसपास सारे लोग इकट्ठे हो रखे, पूछे भाई कोई अंतिम इच्छा हो तो बता दो, हम आपकी अंतिम इच्छा पूरी करेंगे, अब आप पधारो, स्वर्ग पधारो, जो होना था हो गया। तो महाराणा प्रताप मरते मरते कहते हैं कि यार मेरे को ये अजीब लगता है कि मेरे मरने के बाद मेरा बेटा लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा। तो ये कृष्णदास चुंडावतन सलुम्बर वाले ये खड़े थे, ये बाद में हाथ पकड़ते हैं अमर सिंह का। अमर सिंह हाथ पकड़ के अपने हाथों में ले कहते हैं हम आपको गारंटी देते हैं कि जैसे आप लड़े थे वैसे के वैसे कौन लड़ेंगे, आप तो आराम से पधारो, हम लड़ाई में किसी भी प्रकार की कमी आने। इसलिए अमर सिंह को हमेशा लगता था कि मुझे लड़ाई बंद नहीं करनी, पिताजी को जो डाउट था वो डाउट तो पूरे कर दूंगा। इसलिए वो बंदा खूब ही लड़ा, भयंकर वाले लड़ा, मतलब लाख लाख की फौजी आई है मेवाड़ के अंदर, वो एक बार नहीं घबराया। 1615 आ गया ऐसे करते करते। मुगलों के जितने सेनापति है यहाँ से मार खा खुआ के जाया करते। जहांगीर ने अपने बेटे भेजने शुरू कर दिए। अच्छा और देखो आप, 1597 में महाराणा प्रताप की डेथ होती है, जैसे महाराणा प्रताप की डेथ होती है अकबर वापस सेना भेज देता है। मतलब जब तक महाराणा प्रताप जिंदा रहे 1585 के बाद अकबर ने कोई भी सेना, जो कि 2 साल 85 से 87 के बीच में महाराणा प्रताप सारे कब्जे छुड़वा गए थे। 87 में अपनी राजधानी ले गए थे चावंड, अब 87 के बाद उनकी राजधानी कहां पड़ी है, चावंड। पर अकबर ने कोई भी अटैक उन पर किया। जैसे 97 में प्रताप मरे अकबर के वापस अटैक है, इसका मतलब उस आदमी को भय तो था कि 97 तक उसने कोई अटैक नहीं किया। इस बार अमर सिंह पे अटैक किया, अमर सिंह पे, अमर सिंह ने वापस कूट पीट के निकाल दिए। 1605 में अकबर की डेथ हो गई। अकबर की डेथ होने के बाद अगला राजा कौन बन गया, जहांगीर। जहांगीर का तो एक ही सपना है कि मेवाड़ जीतना है, कि बाकी पूरा हिंदुस्तान तो बाप ही जीत गया, ले देके बचा ही क्या अपने पास में। अब एक तो जीते यार, कम से कम बादशाह ये तो बताए कि यार मैं भी कुछ कर सकता हूं, तो मेवाड़ जीत ले। इसलिए जहांगीर ने बेचारे ने खूब जोर लगाया, हमले पे हमले, हमले पे हमले, लेकिन यहां पर पार नहीं पड़े। 10 साल हमले किए उसने, 1605 से 1615। फाइनली उसने अपने सबसे योग्य बेटे को इधर भेजा, खुर्रम। खुर्रम यहां से जाता मेवाड़, मेवाड़ जाके उसने अपने जो भी सेनापति पहले यहां पर आके गए थे, भले वो हार के गए भले वो जीत के गए, उनको इकट्ठा किया। और इकट्ठा करके अरे बताओ तो सही लफड़ा क्या है, क्यों नहीं पकड़ में आ रहे यार, कितनी सेना है मेवाड़ वालों की, इतने सालों में मरमुरा गए। 1527 में लगे थे लगातार लड़ने के लिए। मेवाड़ मेवाड़ की सेना, अपने पूरे हिंदुस्तान की फौजी इकट्ठे होते हैं अपने पास में, फिर भी इनसे जीत क्यों नहीं पा रहे। तो जो भी सेनापति थे उन्होंने कहा कि सर पार नहीं पड़ रही, पहाड़ों के अपने तो रास्ते ही नहीं जानते ढंग से, अंदर जाके जैसे इनसे लड़ते हैं अपने को मार देते हैं। कैसे मार देते हैं, तुम जब जाते हो तो तुम्हें इससे पता चलता है कि वहां बैठा हुआ अमर सिंह, कि हाँ हमें कई बार सूचना मिलती है अमर सिंह वहां बैठा है, फिर तुम क्या करते हो कि हम उस लोकेशन पे जाते हैं। फिर क्या होता है कि जब लोकेशन पर पहुंचते हैं तब तक अमर सिंह लोकेशन चेंज हो जाती है, और वो कहीं बीच में से आके हम पे हमला करता है। तो उसको कौन बताता है कि तुम आ रहे हो, कि जनता। जनता कैसे बताती है कि जिस भी गांव से निकलते हैं उस गांव से अगले गांव वाले, अगले गांव वाले, अगले गांव वाले, फटाफट अमर सिंह पास मैसेज जाता है कि मुगल इस रास्ते से आ रहे हैं। वो दूसरा रास्ता लेके हम पर आक्रमण करता है, हमारी सेना मार देता है। सेना में इतना भय है कि कोई भी पहाड़ों में जाने के लिए तैयार है, वो बाहर नहीं आ रहा, हमें अंदर नहीं जाने देता।
तो अंदर उनके रोटी पानी की व्यवस्था की जनता जनता भेज रही है, चारों तरफ से उनके तो रास्ते खोल रखे हैं। ये भील अपने यदि सेना कहीं से खाना पीना लेके आ रही होती तो भील तीर मार के उनका खाना पीना छीन लेते हैं। हमारे वाला खाना इनके पास जा रहा है तो अपनी हालत रहती है खराब, इनका खाना पीना आराम से मिल रहा है, अपने मैदान में बैठे हैं तो भी खाना पीना नहीं मिल रहा। तो जनता जो खेतों के अंदर खेती करती है वहां से लेके जाओगी, कोई देने के लिए तैयार नहीं। राजी मत जनता देने के लिए तैयार नहीं होती। ज्यादातर जनता इनकी पहाड़ों के अंदर ही बैठी है। खेती वाले टाइम थोड़े बहुत बाहर आते हैं, उस टाइम भी यदि हम इनसे कुछ लेने के लिए जाते हैं तो हमें मारपीट के भगा दिया जाता है। उनकी सेना आके हम पर हमला कर जाती है। तो खुर्रम ने कहा इसका मतलब सिंपल सा मीनिंग है कि आपकी लड़ाई राजा से नहीं है, आपकी लड़ाई किससे है? तो भी राजा पे क्यों हमला करना, इस पर हमला जनता भी कर लो। कैसे? तो अपने तो गांव में जाओ, महिलाओं को अलग पुरुषों को अलग, पुरुषों को सबको मार दो, महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दो। खेत जीते भी उनके आग लगा दो, घरों के सबके आग लगा दो। देखते हैं कितने गांव के अंदर जनता विरोध करती है। अब गांव में घुसे, पुरुषों को मार दिया, महिलाओं के सबके बलात्कार करके फेंक दी गई, मार दी गई, या महिलाओं को दिल्ली ले जाके बेच दिया, बच्चों को दिल्ली ले जाके बेच दिया। 3-4 गांव के अंदर जब हुआ, जनता त्रहिमाम त्रहिमाम कर गई। जनता सेना का मुकाबला तो कैसे कर सकती, जासूस के काम कर सकती थी, आपको सप्लाई पहुंचा सकती थी। तो जनता भाग के अमर सिंह के बेटे के पास गई। अमर सिंह के बेटे का नाम है कर्ण सिंह। 1527 से लेके 1615 आ गया। कितना आ गया? 1527 से 1615, लगभग लगभग 85 साल का टाइम है। और इस टाइम के अंदर हमने हमेशा मेवाड़ के राणा का साथ दिया है। मेवाड़ के राणा ने कहा चित्तौड़गढ़ रहो तो हम चित्तौड़गढ़, राणा ने कहा उदयपुर रहो तो हम उदयपुर, राणा ने कहा कुंभलगढ़ चलो तो हम कुंभलगढ़, राणा ने कहा गोगुंदा रहो तो हम गोगुंदा, राणा ने कहा चावंड रहो तो हम चावंड, राणा ने कहा आवरगढ़ रहो तो आवरगढ़। जेठ राणो जी कब है? बट उदयपुर। जेठ राणो जी कब है? अभी तक डायलॉग है ये उदयपुर कहाँ है? जेठ राणो जी कब है? राणा जी ने कहा ये राजधानी, इसका मतलब ये उदयपुर है। हमने दोबारा नहीं पूछा कि इन पहाड़ों में कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। लुगाई टावरों को आंखों के सामने मारा जा रहा है, हमारे पास कोई इलाज नहीं है, अब हमारी रक्षा कीजिए। और जनता की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी? कर्ण सिंह जानते थे, बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि रक्षा करने का मतलब है सेना को मैदान में लेके जाओ, गांव वालों को रक्षा करो। मैदान में जाने का मतलब मरेंगे। मैदान के अंदर तो वही जीतेगा जिनकी संख्या बहुत ज्यादा, और ज्यादा भी कितनी कि मुगलों की सेना 1 लाख, आपके पास सैनिक बचे हैं 22,000, आपके पास सैनिक बचे 7,000 8,000, इतने इतने सैनिक अलग अलग मोर्चों पे सैनिक पड़े हैं आपके। तो कर्ण सिंह अमर सिंह के पास गए और उन्होंने अमर सिंह को जाकर कहा कि अब संधि के अलावा कोई चारा नहीं। अमर सिंह ने कहा है पिताजी यही कह के गए थे कि ये नहीं लड़ेगा, और तू इस बात को सच्ची कर देगा, संधि नहीं करेंगे, अपने मरमुरा जाएंगे तो कोई बात नहीं। उसने कहा जनता की रक्षा करने का धर्म है राजा का, जनता की रक्षा की जानी चाहिए। और कई बार संधि कर लेना हार नहीं होती। संधि का मतलब ये भी होता है कि हम युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, थोड़ा टाइम मिलेगा, मारेंगे, वापस मारेंगे, इनको भगा भगा के मारेंगे, एक बार रोक दिया जाए जैसे तैसे करके, ताकि जनता बच जाए, जनता का मोरल डाउन नहीं हो। अमर सिंह ने कहा जो करना है तू कर ले, मेरे हाथ से तो कुछ नहीं हो। अमर सिंह ने कर्ण सिंह को चाबियां सौंपी। कर्ण सिंह ने ठीक है तो मैं हैंडल करता हूँ। कर्ण सिंह ने अपने 2 बंदे खुर्रम के पास भेजे। एक बंदे का नाम था हरिदास और एक का नाम था शुभकर्ण। कौन कौन 2 बंदे? हरिदास और शुभकर्ण। किसकी तरफ से जा रहे हैं? मेवाड़ की तरफ से कह दो, कर्ण सिंह की तरफ से कह दो। किससे बातचीत करने के लिए? खुर्रम। खुर्रम कौन है? शाहजहां है या कह दो या जहांगीर का बेटा है, वो उधर से लड़ाई करने के लिए आया। खुर्रम के पास गए, खुर्रम को कहा भाई हम मेवाड़ की तरफ से आए हैं, कर्ण सिंह ने हमें भेजे हैं और हम तुमसे क्या करना चाहते हैं। खुर्रम बेचारा राजी, जो मेवाड़ पिछले 85 सालों में युद्धों के बावजूद संधि करने के लिए तैयार नहीं था, इस बार संधि के लिए तैयार हो गए। इससे बड़ी मुगलों की सफलता क्या होगी? उन्होंने बैठो बैठो बैठो, चाय लाओ चाय लाओ, हरदास जी के लिए चाय लेके आओ। आप शुभकर्ण जी कॉफी लेते हो चाय लेते हो? नहीं नहीं चाय चला लूंगा मत, बैठो। अरे वो संधि की बात कर लेते, अरे कर लेंगे यार संधि की क्या बात, चाय पानी पियो आराम। उनका अरे सर सुनो तो सही, संधि की बात करो पहले, बाद में चाय पानी ले ले। खुर्रम ने कहा संधि की क्या बात है, मुगलों से संधि का एक ही लेना देना है सिर्फ, जो हमसे संधि करेगा वो हमारे दरबार में अगर हमारी तरफ से लड़ाई करेगा, खत्म बात, लड़ाई बंद हो जाएगी। तो तुम्हारा राजा हमसे संधि कर रहा है तो तुम्हारे राजा को हमारे दरबार में भेज दो संधि। उनका सर यही तो है, हम यही तो कहना चाहते हैं, सुन लो बात, हमारा राजा कभी भी आपके दरबार में नहीं आएगा। क्यों? तो राजा तो संधि नहीं करना चाहता, तो संधि कौन कर रहा है? तो उसका बेटा कर्ण सिंह कर रहा है। तो दरबार में कौन आएगा हमारे? तो दरबार में कर्ण सिंह आएगा, राजा अमर सिंह नहीं आएगा। उसने कहा यार पर हमारे तो जो भी संधि करता है राजा खुद आता है यार, आज तक हिंदुस्तान में जीती संधियां की उसमें राजा खुद को ही आना पड़ता है। फिर मैं एक बार डैडी से पूछ लूं, थोड़ा कर ले बात। उसने जहांगीर की से बात की कि पिताजी ये मेवाड़ वाले संधि करने के लिए तैयार है, लेकिन ये कह रहे हैं कि हमारे से संधि करने के बाद में इनका राजा कभी भी हमारे दरबार में नहीं आएगा, बल्कि राजा का बेटा जो राजकुमार होगा वो ही दरबार में आएगा।
जहांगीर ने कहा चुपचाप संधि कर ले अपने। कहा पर पिताजी ये तो संधि का उल्लंघन है, जो बाकी बातें होती है वो तो हो ही नहीं रही। जहांगीर ने कहा कोई बात नहीं, कौन देख रहा है इस बात को कि कौन आया था और कौन है? अपने जो कलंक लगा हुआ माथे पे कि मेवाड़ नहीं जीत पाए, वो कलंक दूर हो जाएगा। अपने कह देंगे मेवाड़ वालों ने भी हमसे क्या कर ली। बेटा तू नहीं जानता मेरी हालत कितनी खराब है। मैं आगरा में जब गली के अंदर जाता हूं तो बच्चे पीछे करते रहते, ओए मेवाड़ है। मेरे को सपने आते हैं रात को इन मेवाड़ वालों के। तुम जाते हो, मुझे डर लगता है इस बार ये मरा, इस बार ये मरा। तू संधि कर अपने फटाफट। इसलिए 5 फरवरी 1615 को संधि होती। कब होती संधि? 5 फरवरी 1615। किस किस के बीच में? जहांगीर और अमर सिंह। राजा तो अमर सिंह है, भले खुर्रम कर रहा है, पर उधर राजा कौन है? जहांगीर। इधर भले कर्ण सिंह कर रहा है, पर राजा कौन है? तो राजाओं के टाइम में संधि हुई। उधर मुगल बादशाह कौन है? जहांगीर। इधर कौन है आपका? जो भी दरबार में जाता था भाई, जो भी संधि करता था, मुगल सिंपल 2 बातें कहते हैं। ये तो तुम हमसे संधि कर लो तो तुम्हारे राजा को दरबार में भेज दो, और तुम्हें हमारी तरफ से लड़ने के लिए जाना पड़ेगा। मैंने बताया था देखो, सुरजन अकबर से संधि करता है तो कहता है मैं तेरे से लड़ने के लिए कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन अटक नदी को पार। इधर भी कहा गया भाई मेवाड़ वाले मुगलों की तरफ से लड़ने के लिए जाएंगे। कितने सैनिक लड़ने के लिए जाएंगे? 1000। कितने सैनिक? जब भी मुगलों की जरूरत पड़ेगी तो मेवाड़ वालों को कितने सैनिक भेजने पड़ेंगे? 1000। पर मेवाड़ वालों ने कभी नहीं दिए, सिंगल टाइम नहीं भेजे। उल्टे कई बार तो मुगलों के खिलाफ भेजे। कि एक बीच में देखो, मैंने बीच में आपको बताया था कि कोटा का राजा है माधो सिंह। तो मैंने कहा था कि जहांगीर और शाहजहां आपस में लड़ पड़े, बाप बेटे जहांगीर और खुर्रम। तो खुर्रम को पकड़ने के लिए रतन सिंह को भेजा गया, बूंदी वाला रतन सिंह उसको पकड़ लेता है। और रतन सिंह पकड़ लेता है, बाद में माधो सिंह और हरि सिंह उनको लगाया था। बातें बताई थी मैंने आप। अब जहांगीर मुगल बादशाह, उसका बेटा उसके खिलाफ बागी हो गया, खुर्रम उसके खिलाफ क्या हो गया? बागी। मेवाड़ वालों को सहायता किसको देनी चाहिए? जहांगीर को या खुर्रम को? भाई मुगल बादशाह के साथ संधि है, बादशाह कौन है? जहांगीर। तो सेना किसकी सहायता के लिए जानी थी? मेवाड़ वालों ने सहायता दी खुर्रम को। खुर्रम का मार तेरे बाप को, जैसे मार सकता है मार, तेरे को राजा बनाएंगे। तो मेवाड़ वाले तो कई बार उल्टे उनके खिलाफ और चले गए। और जहांगीर ने कभी नहीं कहा कि सेना भेजो। मुगलों ने जैसे तैसे करके लिपापोती की कि यार ये नाम हो जाए ऐसा कि हमने संधि कर ली, बाकी जो है वो चलने दो। क्योंकि वो भी इस बात को जानते थे कि जबरदस्ती की तो ये कहेंगे संधि नहीं, युद्ध करेंगे, कौन लड़े। जहांगीर का बेचारे का सीधा था कि शाम को पैक मिल जाए, फालतू की लड़ाई झगड़े में अपने पड़ना नहीं। देखो, अच्छा संधि का मतलब दोस्त हो गए। चित्तौड़ का किला 1568 में अकबर कब्जे पे कर गया था, इनका हमें वापस दो, हमारा किला है। तो कहा वापस दे देंगे, लेकिन तुम उसकी मरम्मत नहीं करवा सकते। क्या नहीं करवा सकते? लिख लो। फिर क्या, देखो मैंने एक आपको बात बताई थी कि जब भी लंबी लड़ाइयां चलती थी ना, और जब संधियां होती, शादी ब्याह करते। जोधार कुंभा में आवड़ बावड़ की संधि हुई, तो जोधा की बेटी श्रृंगार कंवर की शादी कुंभा के बेटे रायमल के साथ कर दी गई। पढ़ा था हमने। इस बार मेवाड़ वालों का इसमें लिखो शादी ब्याह नहीं होंगे। मुगलों ने कहा किसने क्या करना है? नहीं नहीं लिखो, फिर भी कोई डाउट रहे तुम्हारे मन में लिखो। वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं। तो चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस कब दे दिया गया? 1615। कब दे दिया गया? 1615। मतलब लड़ाई वड़ाई क्या हो गई? समाप्त। तो 1615 तक राजधानी थी चावंड। जैसे लड़ाई खत्म हुई, राजधानी आ गई थी उदयपुर। कहाँ गई? क्योंकि उदय सिंह जी के टाइम में उदयपुर राजधानी लाने की तैयारी हो गई थी, लेकिन बीच में हमला हो गया, इसलिए राजधानी को उदयपुर ला ढंग से नहीं पाए। लेकिन अब कहा अपने राजधानी कहाँ लेके चलते हैं? उदयपुर। तो राजधानी उदयपुर कब आ गई? 1615। पहले कहाँ थी? चावंड। चावंड राजधानी गई है 1587। कब गई है? मैंने बताया 1585 में अकबर के हमले बंद हुए, 2 साल में वापस मेवाड़ जीता, राजधानी कहाँ लेके? चावंड। अब बताओ 1587 से 1615 तक चावंड कितने साल राजधानी रही? 28। कितने साल राजधानी रही? तो चावंड लगभग कितने साल तक इनकी राजधानी रही थी? 28। याद रह जाएगी बातें। 1615 के बाद राजधानी कहाँ जाती है इनकी? उदयपुर। कहाँ जाती है? अभी पढ़ेंगे। जहांगीर बड़ा राजी होता है। जहांगीर मेरे पास में एकदम राइट राइट में यहाँ पे बिठाओ भाई, युवराज को मेरे पास में लेके एकदम अपने पास में बिठाया, उसे 5000 का मनसबदार बनाया। कितने का मनसबदार बनाया? आप लिखो, फिर मैं समझाता हूँ। देख लो, जहांगीर ने इसे 5000 का मनसबदार बनाया। 5000 का मनसबदार बनाया। सुनना, देखो एक शब्द लिखा है मैंने, मनसबदार। क्या लिखा है? अब दार हटाइए, आगे वाला पढ़िए केवल। क्या है? मनसब। क्या है? मनसब का मतलब होता है पद। क्या होता है? या इंग्लिश में को तो पोस्ट। पद, पोस्ट, मनसब, इनका मतलब एक ही होता है। अरे बस जैसे मैं सिंपल भाषा में आज की लैंग्वेज में समझाऊं। मैं आपके सामने अभी 4 आदमी लेके आऊं, मैं कहूं ये मेरे 4 दोस्त है। इनमें से एक फर्स्ट ग्रेड है, एक सेकंड ग्रेड है, एक थर्ड ग्रेड है, एक फोर्थ ग्रेड है। मैंने 4। आप इससे ये बता सकते हो क्या इनकी क्या क्या नौकरी है? कैसे बता सकते हो? कुछ ही नहीं बता सकते। फर्स्ट ग्रेड वाला हो सकता है आरएस हो, फर्स्ट ग्रेड वाला हो सकता है लेक्चरर हो, फर्स्ट ग्रेड वाला हो सकता है मेडिकल ऑफिसर हो, है ना। मैं कहता हूँ सेकंड ग्रेड हो सकता है टीचर हो सकता है यूडीसी हो। नहीं बता सकते नौकरी क्या।
आप ये भी नहीं बता सकते इनकी तनख्वाह कितनी है। अलग अलग पे ग्रेड होते हैं, अलग अलग नौकरियों के अंदर उनका पे ग्रेड अलग हो सकता है। तो आप क्या बता सकते हो उन चारों से, उनकी औकात क्या बता सकते हैं? आप कहते हैं फर्स्ट ग्रेड वाला बड़ा अधिकारी है, सेकंड ग्रेड वाला उससे थोड़ा छोटा है, थर्ड ग्रेड वाला छोटा है, फोर्थ ग्रेड वाला उससे छोटा, ये तो बता ही सकते हो। आप ये भी नहीं बता सकते इनकी पोस्टिंग कहाँ का है, कुछ ही नहीं बता सकते, पर आपको ये पता चल जाएगा इनके ग्रेडिंग में ऊपर कौन है नीचे कौन है, ये तो पता चला बस। मुगलों के दरबार में जो कोई बंदा जाता मुगल उसको ग्रेड दिया करते, वो ग्रेड होती 10 से 10,000 के बीच। किससे किसके बीच होती? उस ग्रेड को बोलते मनसब। क्या बोलते? 10 का मनसब, 100 का मनसब, 500 का मनसब, 700 का मनसब, 1000 का मनसब, 5000 का मनसब, 2000 का मनसब, 3000 का मनसब, ऐसे मनसब मिलते। बात समझ? अब यदि किसी आदमी को मनसब मिला 2000 का, एक को मिला 3500 का, एक को मिला 5000 का, आपको ये थोड़ी पता है रक्षा मंत्री कौन है, विदेश मंत्री कौन है, आपको ये भी नहीं पता इनको सैलरी कितनी मिलती होगी, पर आपको ये पता है कि 2000 वाला थोड़ा कम है, 3500 वाला ज्यादा है, और 5000 वाला। तो मुगलों के दरबार में औकात बताने वाले जो पद हुआ करते उस पद को क्या बोला करते? मनसब। जिसको ये मनसब मिलेगा वो क्या कहलाएगा? दार का तो मतलब था स्वामी। दार का मतलब क्या था? तहसील का स्वामी, तहसीलदार, सूबे का स्वामी, ठेके का स्वामी, जमीन का स्वामी, मनसब का स्वामी। बात समझो, तो मनसब, मनसब का मतलब क्या होता है? पद। क्या होता है? अब मान लो ये है, मैं कहूं अब मुगलों के कहां से कहां तक मारते हैं मनसब? 10 से लेके 10,000। पर 5000 से ऊपर की मनसब केवल मुगलों के राजकुमारों को मिलेगी, जो राजा के बेटे होंगे। जहांगीर है, जहांगीर के बेटों को आपने कहेगा तू 6000 का, तू 7000 का, तू 8000 का, तू 9000 का। बाकी जो राजा उनके हाईएस्ट पोस्टिंग कोई होगी तो वो कितनी होगी? और 5000 ही बुढ़ापे में देंगे, मरता मरता आदमी होगा तब 5000 का बनेगा। पहले मान लो किसी को लगाते 2000 की पोस्टिंग देते कि तू 2000 का मनसबदार है, फिर किसी युद्ध में बेचारा जीत के आता, मुगल कहते प्रमोशन, तू भाई साहब 3000। फिर और कोई युद्ध में जीत के आया तो कहा प्रमोशन, तू कितने का हो गया? 4000। इतने मरमुरा जाता, या तो भगवान मौत दे देता या किसी लड़ाई में काम आ जाता। तो 5000 के मनसब तक तो लोग पहुंचते ही नहीं थे, लेकिन जहांगीर ने मेवाड़ वालों को जाते ही 5000 का मनसब दिया है। जाते कितने का दिया? फिर क्या मनसब ये भी बताता कौन कहां बैठेगा, आगे बैठेंगे, फिर उससे पीछे मान लो 5000 वाले आगे, फिर 4000 वाले, फिर 3000 वाले, फिर 2000 वाले, 1000 वाले, 500 वाले, 300 वाले, 200 वाले, फिर लास्ट वाले तो खड़े रहते होंगे। कईयों को दरबार के बाहर खड़ा रहना पड़ता होगा, तो ये भी पता चल रहा है ना आपका स्टेटस क्या होगा। तो जहांगीर ने अमर सिंह को, सॉरी कर्ण सिंह को जाते कितने का मनसबदार बनाया? इसका मतलब जहांगीर उस बात की वैल्यू समझता है। जहांगीर को बताया कि यदि मनसब कम दे दिया, इसको पीछे बिठा दिया, ये कल ही वापस चला जाएगा कि संधि तोड़ दी, वापस लड़ाई करेंगे। तो उसने राजी किया, एकदम अपने पास से बिठाया। तो जहांगीर ने अपनी जीवनी लिखी थी। जहांगीर अपनी जीवनी में कर्ण सिंह की खूब उल्लेख करता है। और कर्ण सिंह जब पहली बार मेरे दरबार में आया तो मैं उसको खुद जाके लेके आया, और मैंने अपने राइट हैंड में बिठाया उसको एकदम। तो राइट हैंड आपने कहते किसी भी, ये उसका राइट हैंड है, इसका मतलब कहना था तू मेरा कितना खास आदमी है। और मैंने उसको कितने का मनसब दिया? फिर जहांगीर कहता है कि फिर मैं मेरे हथियार दिखाने के लिए उसको लेके गया। पर वो जहांगीर लिखता है पर कि कर्ण सिंह में एटिकेट्स नहीं थे ज्यादा, वो जंगली था। कहने का मतलब वो कभी दरबार के अंदर गया नहीं था। तो मैं जब हथियार दिखाने के लिए लेके गया तो उसने मेरी सबसे प्रिय बंदूक उठा ली, और प्रिय बंदूक उठाकर ये तो मैं रखूंगा। जब कैसे होता नहीं था बादशाह के सामान के आप हाथ नहीं लगा सकते भाई, ये सिंपल सी बात है। आपको सीएम साहब बुलाए और सीएम साहब अपने घर पे आपको कहे कि देखो मेरे पास ये पेन पड़े, आपको ये पेन मुझे दे दो, नहीं होता ना। उल्टा ये होता है कि अपने कोई कहे कि खाना खा लो तो अपने कहता नहीं सर खा के आया था। बड़े आदमी की यही तो होता है टिकट्स। और क्या होता है कि उसने मेरी प्रिय बंदूक उठाई और कहा ये तो मैं रखूंगा। जहांगीर कहता मुझे बड़ा अजीब लगा लेकिन मैंने उसको बंदूक दे दी। जहांगीर खूब लिखता है, जहांगीर लिखता है कि वो शिकारी बहुत अच्छा था। हम जब भी शिकार करने के लिए जाते तो मैं हमेशा युवराज को मेरे साथ रखता था। ऐसा कभी नहीं हुआ कि युवराज ने गोली चलाई और शिकार मरा नहीं। उसका निशाना हमेशा अचूक बैठता था। जंगल के अंदर अभ्यास कर करके बहुत अच्छा शिकारी बन गया था। एक दिन हम दोनों शिकार करने के लिए गए हुए थे और उसके पता नहीं क्या मन में आई, उसने कहा कि बादशाह आज पहला निशाना तुम लगाओ। और मैं डर गया क्योंकि मुझे इतना अच्छा निशाना लगाना नहीं आता, और मुझे लगा कि आज मेरी युवराज के सामने बेइज्जती हो जाएगी। पर मैंने अल्लाह ताला को याद किया, आंखें बंद करके मैंने गोली चलाई। हवा का बहाव उसी तरफ था, अल्लाह ताला ने मेरी सुनी और शिकार की गोली लग गई। और युवराज के सामने मेरी बेइज्जती होते होते रहेगी। तो खूब जिक्र भी करता है कि बुलाया था मैंने, कर्ण सिंह को मेरे दरबार में बुलाया था, मेरे पास रखा था। अच्छा, वो कर्ण सिंह और राजी करता है। कर्ण सिंह के और कर्ण सिंह के पिताजी कौन है? अमर सिंह। इन दोनों की मूर्तियां आगरा के किले के पास लगवा देता है। ये दोनों दोस्त है मेरे बाप बेटे, इनकी मूर्तियां लगाई। जैसे अकबर ने किसके लगवाई? जयमल पत्ता। जहांगीर किसके लगवा देता है? अमर सिंह और कर्ण सिंह। बाद में औरंगजेब, उसने सारी तोड़ी। इन्हीं तो इसी दौरान जब ये संधि वंदी हो गई थी, कर्ण सिंह इनके दरबार में आया हुआ था। जहांगीर के दरबार में एक अंग्रेज आया हुआ है,
उस अंग्रेज का नाम है टॉमस रो। कौन है? एक इंग्लिश एम्बेसडर है, जहांगीर से ट्रेड की बात करने आया। टैक्स में छूट चाहिए अंग्रेजों को, अंग्रेज आ गए थे अजमेर। अजमेर में जहांगीर रुका हुआ है और अजमेर में उससे मिलने के लिए एक अंग्रेज आया, उसका नाम क्या है? अच्छा, अंग्रेज जहां भी जाते थे ना, चीजों को बहुत बारीक से वो देखते कि यार क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो टॉमस रो यहाँ पे देखता है कि जहांगीर के सबसे राइट में एक बंदा आके बैठता है, जहांगीर उसके साथ आता है, उसके साथ बाहर जाता है, उससे बातचीत करता रहता है, उसके साथ शिकार खेल के आता है। तो उसको लगा ये बहुत खास आदमी है। तो उसने बाकियों से पूछा, दरबारियों से, ये कौन है जो सबसे राइट में बैठता है? तो दरबारियों ने कहा, साहब ये मेवाड़ के राजकुमार है, युवराज करण सिंह। यार ये जहांगीर के इतना खास कैसे? कहता कई साल हमारी लड़ाई चली थी, नए नए दोस्त बने हैं, तो नई नई दोस्ती होती तो प्रगाढ़ता ज्यादा होती है। तो टॉमस रो उनको कहता है, अच्छा मतलब कई साल लड़ाई चली, फिर आपने इनको भयंकर हराया होगा, हरा के इन पे कब्जा कर लिया होगा तो दोस्त बन गए। तो उनका चुप, धीरे, हारे तो हम ही थे, मुश्किल से पटा पुटू की कैसे न कैसे करके संधि के, इसलिए राजी मत रखना पड़ता है, वरना ये वापस भाग जाएंगे, लड़ाई करेंगे। तो टॉमस रो अपनी बुक में लिखता है कि मुगल बादशाह ने मेवाड़ के राणा को बुद्धि से अधीन किया था, बल से नहीं। किसे अधीन किया था? बुद्धि से अपने अंडर के अंदर ले गए थे, बल मतलब ताकत का प्रयोग ही नहीं किया। किसने कहा ऐसा? कर्ण सिंह के हाथ में आ गया था शासन, तो जीवता तो है ना, मारे थोड़ी यार। हा? मैंने बताया 1615 के बाद राजधानी कहां लेके आ गए? उदयपुर। राजधानी आ गई तो राजा महल मालिया बनवाएंगे, तो कर्ण सिंह ने उदयपुर के अंदर महल बनवाया, कर्ण विलास। कौन सा बनवाया? एक महल बनवाया, दिलखुश। कौन सा? अंदर घुसते ही देखो, उदयपुर में कर्ण विलास तथा दिलखुश महलों का निर्माण करवाया। पिछोला झील में जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया। जगमंदिर महल है, पिछोला झील में जगमंदिर का निर्माण शुरू करवाया गया। और ये निर्माण वगैरह इन्होंने शुरू किया ही था, इतने में 1622 के अंदर जहांगीर और खुर्रम के बीच का पंगा हो गया। किसके बीच में पंगा हो जाता है? मैंने तब बात बताई थी, खुर्रम साउथ इंडिया में पोस्टिंग है उसकी, उसको कहा कि तुम अफगानिस्तान जा। कहां पे जा? उसने मना कर दिया, नहीं जा रहा। मैं क्या मतलब होता है क्या? मेवाड़ जाऊं तो मैं जाऊं, वहां जाऊं तो मैं जाऊं, और यदि मैं वहां जाऊंगा ना तो मैं सर्वश्रेष्ठ सेनापति बन के जाऊंगा, मतलब बाकी सारे सेनापति मेरे अंडर होने चाहिए, सुप्रीम कमांडर में। जहांगीर ने कैसे नहीं होता, तेरे से बड़े बड़े कई मनसबदार बैठे हैं, बूढ़े ठाडे लोग बैठे हैं, वो तेरे ऊपर रहेंगे, तो उनके अंडर में जाएगा। तो उसने कहा जाना ही नहीं है, किसको जाना है? तो जहांगीर ने कहा कि पकड़ के जेल में डालो, राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अब जहांगीर ने सेना भेजी तो खुर्रम बेचारा भागा, भाग के कहां जाए? तो कोई ना कोई दोस्त होना चाहिए। तो खुर्रम, कर्ण सिंह खुर्रम के बीच संधि हुई है, तब से दोनों कर्ण सिंह और खुर्रम अच्छे दोस्त थे। तो खुर्रम जब उधर से भागा तो उसने कर्ण सिंह को मैसेज किया कि भाई कर्ण सिंह, डैडी ने घर से भगा दिया, पीछे फौज और है, किधर जाऊं? तो उसने कहा उदयपुर आ जा। तो रहने की जगह कोई, उसने कहा जगमंदिर नया नया शुरू करवाया, पूरा तो नहीं बना, पर कई कई कमरे तैयार हो गए, लेट बात अटैच है, तो यहाँ आके रह जाओ। खुर्रम ने जब विद्रोह किया था तो कौन से महल में रुका था? देखो, विद्रोह के दौरान, ड्यूरिंग रिवोल्ट, विद्रोह के दौरान ड्यूरिंग रिवोल्ट, खुर्रम इस महल में रुका था। खुर्रम स्टेड हियर। कहा स्टे किया उसने? जगमंदिर में। खुर्रम इस महल में रुका था, खुर्रम स्टेड हियर। खुर्रम इस महल में रुका था। यहाँ तो ये जगमंदिर आप देखना कभी, पिछोला झील के अंदर जगमंदिर एकदम व्हाइट पत्थर का है, प्योर व्हाइट व्हाइट पत्थर का है। रात को जब चांद की चांदनी पड़ती है तो बहुत सुंदर दिखता है। खुर्रम जब यहाँ रहा तो उसको बहुत अच्छा लगा, और उसको लगा कि यार ये व्हाइट पत्थर का जो चांद की रोशनी में जो अलग ही एक इंप्रेशन पड़ता है, इसलिए खुर्रम जब बादशाह बना तो उसने ताजमहल ऐसा ही बनवाया। तो ताजमहल का इंस्पिरेशन यदि खुर्रम को कहीं से मिल रहा है तो कहां से मिल रहा था? कई दिन यहाँ रहा, फिर खुर्रम ने कहा भाई यहाँ बैठे बैठे तो क्या पार पड़ेगी, लड़ाई झगड़े करने ही पड़ेंगे, तो खुर्रम यहाँ से आगे जाता है। तो मेवाड़ वाले खुर्रम के साथ सेना भेजते हैं। 1000 सैनिक देने थे, तो 1000 सैनिक किसके साथ भेजे? और 1000 ही नहीं, ज्यादा ही भेजे। खुर्रम ने कहा लड़, तेरे बाप से लड़, कोई बात नहीं। उधर जहांगीर कहे कि भाई तुम मुगल बादशाह को दोगे, उनका अगला बादशाह यही है, बादशाह को देनी है, कोई से बादशाह को दे के आए। और जहांगीर ने बेचारे ज्यादा पंगे लिए नहीं। तो कर्ण सिंह का भाई था भीम सिंह सिसोदिया, क्या नाम था? भीम सिंह सिसोदिया खुर्रम के साथ साउथ इंडिया जाता है। खुर्रम की अपने बाकी भाइयों से लड़ाई होती है, जहांगीर अपनी सेना भेजता है, जहांगीर की सेना से लड़ाई होती है। तो उस युद्ध में खुर्रम के पास फौजी है 8000, सामने वाली सेना के पास है 40,000। इधर से 8 और उधर से कितने? 40। तो खुर्रम ने अपने सेनापतियों को बुलाया, सेनापतियों को बुलाकर भाई क्या करें, लड़ेंगे चले? तो बाकी सेनापतियों ने कहा चलते यार, दिमाग खराब है, अपने 8000 है, सामने कितने हैं?
क्या लड़ना है इनसे? भीम सिंह सिसोदिया ने कहा लड़ेंगे। भागा कैसे जा सकता है यार, पीठ कैसे दिखाई जा सकती है? हो गए तो 40,000 हो गए, क्या कर लेंगे 40,000? और मार ली ना ढंग से थोड़े बहुत ही, ये सारे भाग जाएंगे। खुर्रम को इतना कॉन्फिडेंस है, खुर्रम रुक गया। खुर्रम ने कहा भीम सिंह सिसोदिया लड़ रहा है तो लड़ लेंगे। बाकियों ने कहा भाई हमारे तो पार पड़ेगी। भीम सिंह ने कहा आगे मैं लड़ लेता हूं, तुम पीछे रह जाना। अगले दिन भीम सिंह सिसोदिया लड़ता है, वो उनकी 40,000 की आधी से ज्यादा फौज काट देता है। 22-23 हजार बंदे मारे उनके। तब कोई भीम सिंह, अपने वालों को दिक्कत ये थी कि अपने वाले खुद लड़ते जाके, तो भीम सिंह खुद आगे आगे लड़ रहा था, तो भीम सिंह खुद गिर गया और उस लड़ाई में लड़ता हुआ मारा गया। जैसे ही खुर्रम को, अब मतलब लड़ाई बराबर है, अभी तक भी खुर्रम इसके अंदर जीत सकता है कि इधर 8,000 लड़ रहे थे तो इनके आधे एक मरे, तो इनके 4-5 हजार लड़ रहे हैं और उनके 22-23 काट गए, और उन वाली भी सेना थकी हुई है, इनकी सेना भी थकी हुई है। अभी भी उन चांस है कि ढंग से कोई अपनी वीरता दिखाए तो 3-4 हजार सैनिकों से 20,000 को भगा दे। पर खुर्रम पीछे बैठा है, उसको समाचार मिला कि भीम सिंह सिसोदिया आगे लड़ता हुआ मारा गया। खुर्रम ने अपनी सेना को चप्पलें हाथ में लो, अब नहीं लड़ना आपने। तो क्या टेरर रहा होगा उस बंदे का, कि क्या गजब का लड़ा होगा इस क्षेत्र के अंदर, कि उसने बाकियों को भागने के लिए मजबूर कर दिया था। उसने कहा नहीं, तो वो लड़ता हुआ मारा गया, तो खुर्रम ने कहा अपने भाग जाएंगे। तो खुर्रम यहाँ रुका, फिर यहाँ से बेचारा भाग गया था वो। तो खुर्रम के बाद दिन वापस काम किए, बाद में वो मुगल बादशाह बनता है। मुगल बादशाह बनता है तो इनके साथ ठीक ही थे शुरू से रिलेशन।